हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी इकाई के अंतर्गत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, वलय का मतलब रिंग या छल्ला जिसको हम बोलते हैं, के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। इसके सूत्र को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बार समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है किसी भी आवेश या आवेश समुदाय का, ये मान लिया हमने, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया किसी भी आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु पर, मान लेते हैं आपने यहां कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट, ठीक है, और कोई आवेश लाके रख दिया प्लस क्यू। तो हमको देखना यह है कि इस वाले आवेश पर कितना बल लग रहा है। मान लेते हैं कि जो आवेश आपने रखा इस पर लगने वाला बल F है। कितना है? F है। ये मान लिया हमने वेक्टर F, क्योंकि सदिश राशि है, मान लिया इसको F। और स्वयं इस आवेश का परिमाण का निष्पत्ति या अनुपात, मतलब जितना बल इस पर लगेगा वो, और बटे में इसका खुद का परिमाण की निष्पत्ति, परिमाण की क्यों ले लिया, ये जो भी आएगा भैया इसी को बोलेंगे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दिखाते हैं इसे, क्योंकि ये सदिश राशि होती है इसलिए हम यहां बना देंगे एरो, मतलब वेक्टर ई। समझ गए? ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। क्या थी परिभाषा? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे आवेश Q पर लगने वाले बल तथा स्वयं इस आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और दिखाते हैं वेक्टर ई से। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो कि महत्वपूर्ण भी है कि वेक्टर ई की दिशा क्या होगी, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर ई क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। तो दिशा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी, तो एक एक करके देख लेते हैं भैया। तो दिशा क्या होगी, तो इसमें बोलना है कि जो दिशा बल की होगी, किसकी होगी? बल की। जो दिशा बल की होगी, इस आवेश पर लगने वाले बल की होगी, वही किसकी हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वही दिशा वेक्टर ई, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी दिशा क्या होगी, कि भाई ये जो आवेश आपने रखा हुआ है इस पर जिस दिशा में बल लगेगा, मतलब जो बल की दिशा है वही वेक्टर ई की दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। पहला कंप्लीट। दूसरा आता है कि आप बताइए कि वेक्टर ई का मात्रक और विमा क्या होगा। एक पॉइंट और समझिए जरा। अगर मान लीजिए आपको ई पता है और आपको निकालना है एफ, तब क्या करेंगे आप? फॉर्मूले में इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहीं से अगर मान लीजिए आपको एफ निकालना होता, मान लो ई पता है, आपको ये पता है कि इस जहां पर आवेश रखा हुआ है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई आपको दिया गया है, आवेश का परिमाण दिया है, बताना है उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहां से निकलिए जरा, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू में वेक्टर ई। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू में वेक्टर ई। ये तो हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिए। अभी हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां आपको परिमाण लेना है बस। मतलब ये क्या बन जाएगा परिमाण फॉर्म में? ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब, ठीक है। परिमाण लेना है केवल बस। तो एक बात ये भी यहां समझ गए कि ई पता है तो यहां से एफ निकाल सकते हैं, क्यू इंटू में ई। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब समझते हैं कि इसका मात्रक कैसे निकालना है, फिर विमा कैसे निकालना है, और निकालेंगे इसी फॉर्मूले से हम। आपको रट्टा नहीं मारना है ना, याद करना है। केवल ये सूत्र आपको याद कर लेना है बस। एक सूत्र याद करिए, ये, इससे आपको बल मिल जाएगा, और यहीं से हम निकाल लेंगे कि मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो हम ये लिखते हैं
E बराबर F बाई क्यू। जरा देखिए इसको, ये मान लेते हैं यहां पर ना, ये है आपका E इक्वल टू होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, F बाई क्यू होता है ये ना। F मतलब आवेश पर लगने वाला बल, और आवेश क्या होगा यहाँ पे, Q होगा। तो जरा देखो 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी शायद होगा सेकंड चैप्टर, ठीक है, मापन तथा मात्रक, उसमें आपको सिखाया गया होगा कि आप व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। वहां हमने पढ़ा था किसी सूत्र से कैसे निकाला जाता है किसी राशि का मात्रक। तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे जरा देखो, ई का चाहिए मात्रक, तो लिखेंगे यहाँ ई का मात्रक, ध्यान दीजिएगा इधर, ई का मात्रक बराबर, ऊपर क्या है एफ, एफ क्या है बल, तो ऊपर हो जाएगा बल का मात्रक, नीचे क्या है क्यू, क्यू का मतलब आवेश, नीचे हो जाएगा आवेश का मात्रक। तो एफ बल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर होता है न्यूटन, तो हम लिखे दे रहे हैं न्यूटन। ठीक, बटे में आ जाओ, क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो हम लिखे दे रहे हैं कूलाम। क्या लिखे दे रहे हैं, कूलाम। ठीक है, तो एक मात्रक तो ई का ये हो गया, न्यूटन बटे में कूलाम। लेकिन कभी कभी आता है कि आप मूल मात्रक के पदों में लिखिए, मतलब यहां पर जो मात्रक आएंगे वो मूल मात्रक होने चाहिए, और हमको पता है केवल 7 ही मूल मात्रक होते हैं, और 7 में से ये दोनों कोई नहीं है ना। तो इनको आपको मूल मात्रक के पदों में कन्वर्ट करना है। मूल मात्रक, दूरी का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ये होते हैं मूल मात्रक। तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, यहीं से कर लेंगे। एक मात्रक तो ये हो गया, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। इज इक्वल टू, दूसरा दो कैसे निकालते हैं, न्यूटन, ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक। और एफ बराबर क्या होता है, जरा यहां देखो, हम जानते हैं एफ बराबर होता है एम इंटू में ए, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान, ये क्या होता है, ये होता है त्वरण, ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्वरण या एक्सीलरेशन, है ना। तो इसका मात्रक तो हमको पता ही होगा कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इस मात्रक को यहां लिख दीजिए। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, यहां लिख दिया हमने किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे त्वरण का मात्रक, ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये कर दिया। फिर बटे में आ जाओ, यहां करते हैं बटे कूलाम। क्यू बराबर होता है आई टी, यहां देखिए ये होता है क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू में टी, जहां पर आई क्या होती है, वैद्युत धारा, और टी क्या होता है भैया, समय होता है ना। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहां नोट कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, और सेकेंड। अब ध्यान से देखो जरा, थोड़ा सा इसमें हम लगाएंगे मैथमेटिक्स, है ना, लगा देते हैं। चलो ऊपर 1 किलोग्राम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा किलोग्राम, कर दिया। उसके बाद आ जाओ मीटर, मीटर पूरा लिख दे रहा हूं मीटर। उसके बाद आ जाओ, अब देखो किलोग्राम मीटर तो था अंश में, बाकी सारे ये भी हर में ही है, ये भी अपान में है ना, तो ये भी यही माना जाएगा। तो ये सेकंड स्क्वायर, यहां पर सेकंड, तो सेकंड के पावर 3 हो जाएगा। यहां एम्पियर कितना है, पावर 1 है। अब इनको ऊपर लेके जाना है, तो रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी कोई राशि हर से अंश में जाएगी या अंश से हर में आएगी, तो उसका पावर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा ये, एम्पियर की पावर -1। यहां देखो जरा, यहां 1 था, ऊपर जाएगा तो -1। उसके बाद ये देखो सेकंड जाएगा ऊपर। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां सेकंड अपान में है, यहां भी अपान में है, मतलब ये दोनों अपान में ही है। तो 2 पावर यहां पर, 1 पावर यहां पर। आप जानते हैं पावर ऐड होती है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो -3। तो यहां हो जाएगा ये सेकंड की पावर -3। ये हो गया ई का मात्रक मूल मात्रक के पदों में। क्या हो गया, किलोग्राम, मीटर, एम्पियर के पावर -1 और सेकंड की पावर -3। ठीक है, जैसे ही आप किसी भी राशि का मात्रक मूल मात्रक के पदों में निकाल लेंगे, विमा निकालना अत्यंत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। अब यहां पर मान लो हमको चाहिए ई की विमा, क्या चाहिए,
ई की विमा, इसकी डायमेंशन हमको निकालना है। तो देखो भैया क्या हो जाएगी, तो यहां से देखते हैं क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी विमा हमने पहले से याद कर रखी है, नहीं याद कर रखी है कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। विमा क्या होती है, कैपिटल एम, तो यहां लिखेंगे कैपिटल एम। ठीक, उसके बाद मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, दूरी की विमा क्या होती है, कैपिटल एल, तो यहां लिखते हैं कैपिटल एल। आगे आ जाओ। एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का, विमा क्या होती है, कैपिटल ए, तो यहां लिखते हैं कैपिटल ए। लेकिन यहां -1 चढ़ा है ना, आप भी चुपके से चढ़ा दीजिए, ये चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, सेकंड किसका मात्रक है, समय का, यहाँ कितना है, -3, समय की मान कितनी होती है, टी, तो हो जाएगा ये टी पावर में कितना, -3। ठीक है, इसको कर देंगे बड़े ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाना आप नहीं भूलिएगा, भूल जाएंगे तो विमा आपकी उचित या सही नहीं मानी जाएगी। तो ये निकाल लिया हमने ई की विमा। अब बात को समझिएगा, अगर आपको केवल E = F/Q याद है तो यहां से आप मात्रक भी बना लेंगे, विमा भी निकाल लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। ठीक, क्या क्वेश्चन रहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए, इसका मात्रक बताइए। तो मात्रक में आप दोनों को ध्यान रखना है, अगर केवल मात्रक बोलेगा तो ये भी, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन ई का मात्रक मूल मात्रक के पदों में लिखिए, तब आपको यही करना पड़ेगा, आप बाध्य हो जाएंगे ये करने के लिए। उसके बाद विमा क्या होती है, तो विमा आपने निकाल लिया आसानी से। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लेते हैं कि हम यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं इस तरीके से, इस जगह पे ये कोई मान लो आवेश है, हम लेते हैं +Q आवेश। कैसा लेते हैं, +Q आवेश ले लिया हमने, और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। यहीं पर बताना है आपको इस वाले आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले बिंदु पर, इस वाले आवेश के कारण। तो देखो जरा, ये बहुत इजी है। पहले आपको मानना है कि जहां पर आपने बिंदु P लिया है, मतलब जिस बिंदु पर आपको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहां पर आपको लेके आना है परीक्षण आवेश। मान लेते हैं हम लेके आते हैं यहाँ Q0, कितना लेके आते हैं, Q0। ठीक, ये कैसा आवेश था, +Q आवेश था। यहां पर आप आवेश कैसा लेके आए, +Q0, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब देखिए जरा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों के बीच कोई बल लगेगा, लगेगा। कौन सा, वैद्युत प्रतिकर्षण का बल, कूलाम के नियम से। तो लगा दो जरा, तो यहां पर जो लगने वाला बल हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये दूर भगेगा। ये हो गया आपका वेक्टर F, ये हो गया वेक्टर F। इतनी बात क्लियर है कि अगर आपको किसी भी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर आपको तीव्रता का मान निकालना है, तो जिस बिंदु पर निकालना है वहां क्या लेके आएंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 लेके आएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F, जो कि प्रतिकर्षण का होगा। अभी हम इसका मान भी निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो पहले समझ लो इसको लिखना कैसे है ना, डेरिवेशन 2 लाइन का इसका है, अभी आ जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है इसको, 2-4 लाइन थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा ना। क्या लिखेंगे, माना कि एक +Q कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है, कोई माध्यम आपको मानना पड़ेगा, वायु निर्वात है कोई और माध्यम, तो हम पहले कोई माध्यम मान लेते हैं। एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, परावैद्युतांक, इसको मानना पड़ेगा आपको, इसको मान लेते हैं भैया। तो हम लोग जानते हैं, इसको हम मानते हैं कि कितना मान लेते हैं, कि मतलब जो ये आवेश रखा हुआ है वो कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। उसके बाद +Q आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, इतना लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश +Q0 लेके आते हैं। अब कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो जरा देखो इनका नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से
प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। और हमको पता है क्योंकि ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण का। मतलब प्लस क्यू नॉट दूर की तरफ भगेगा, इस प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ भगेगा, है ना। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू में K, इंटू में दोनों आवेश का मल्टीप्लाई Q इंटू में Q नॉट, बटे में दोनों की बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर। इतना न्यूटन का बल लगता है ना। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अगर इसको हम बिंदु O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो दिशा हो जाएगी OP दिशा। क्या हो जाएगी, OP दिशा में। OP दिशा को आप कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ, ये दूर भग रहा है ना, ये भी कह सकते हैं। तो OP दिशा में लगेगा ये निकाल लिया हमने, इस पर इतना बल लगेगा। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु हमको पता है कि भैया E इक्वल टू होता है F बाई क्यू। कितना होता है, F बाई क्यू। अगर परिमाण लेते हैं तो यहाँ भी ये अधिस फॉर्म में लीजिए, F बाई क्यू होता है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अभी क्यों लोगे आप, ये लोगे क्यू नॉट ना, क्योंकि इस यहां पर निकालना है, यहां पर क्यू नॉट रखा हुआ है, तो आ जाएगा E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू में K इंटू में यहां जाएगा क्यू नॉट, बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा, इधर यहां लिखे दे रहा हूं, यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में K, और इंटू में आवेश कितना है, ये आवेश है Q, बटे में R का स्क्वायर, ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला है। जितने भी डेरिवेशन आए करेंगे सब में इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी में, अधिकतर में हम इसका उपयोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान था। आपने कोई आवेश लिया, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P माना। अब इसको ड्राइव करने के लिए आप मानेंगे कि जो बिंदु P है, जहां पर आपको क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, यहां पर कोई प्रेक्षण आवेश लेके आएंगे। हमने यहाँ क्या माना है, क्यू नॉट माना है। उसके बाद कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू में K इंटू क्यू नॉट बटे में R स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, इतना न्यूटन। उसके बाद हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू F बाई क्यू होता है। F का मान पुट करिएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं, अगर आप मान लें कि जैसे हमने यहाँ माना है कि माध्यम क्या होगा, कोई माध्यम जिसका परावर्तनांक कैपिटल के है। अगर माध्यम को आप मान लें वायु या निर्वात, क्या मान लें, वायु या निर्वात, उस केस में K का मान कितना लेना, आपको 1 लेना है। कितना लेना है, 1। मतलब वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो बाबू ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, K का मान 1 हो जाएगा, और यहां आ जाए Q बटे में R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये वायु के लिए है। मतलब अगर माध्यम वायु है तब क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद कर लीजिए तुरंत, अभी के अभी। E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर। अब यहाँ मैं एक दो बातें आपको बता दूं ताकि बिल्कुल हमेशा आपको याद रहे, और इसको, इस पे बेस जो है क्वेश्चन आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि जब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब कोई दिक्कत हमें ना हो। सुनिएगा ध्यान से, इसे नोट कर लीजिए। पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखें जरा इसको, अभी इसकी दिशा निकालते हैं। और अभी तो हमने प्लस क्यू आवेश लिया है ना, अगर मान लो कि माइनस क्यू आवेश लें तब क्या होगा,
क्यों? माइनस क्यू आवेश भी तो हो सकता है, तब क्या होगा तो समझिएगा। अगर प्लस क्यू आवेश है, अभी फॉर्मूला क्या आया है ये भी समझ लें, ताकि हमको दोबारा से इसको देखने की आवश्यकता ना पड़े। इक्वल टू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वायु के लिए के का मान 1 नहीं रख रहे हैं, इनटू में आवेश बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी आवेश लेंगे उससे आपको मतलब है, यहां पर जो आवेश आप लेके आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या आवेश लेके आए हैं आप? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। क्या ये कहीं फार्मूले में है? नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा आवेश के कारण आपको निकालना है क्षेत्र की तीव्रता का मान, उस आवेश से मतलब है। क्यू था तो आपने क्यू लिया, अगर यहाँ 2Q होगा तो आप यहाँ 2Q लेंगे, अगर यहाँ 3Q होगा तो आप यहाँ 3Q लेंगे। ठीक, ये तो सब में रहेगा, ये एक तरीके से नियत मान होता है, आप जानते ही हैं, ये फिक्स होता है। चेंज क्या होगा? केवल Q और R। क्या चेंज होगा? केवल Q और R। Q मतलब जो आवेश आपने लिया है जिसके कारण आपको क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, वो चेंज हो सकता है। और बीच की दूरी मतलब जिस बिंदु पर आपको निकालना है वहां से लेकर इस वाले आवेश के बीच की दूरी, ये मान बदल सकता है। तो मतलब यहां पर केवल Q और R ये चेंज हो सकता है बस। तो हर बार आपको जब भी E का फॉर्मूला लगाना हो, इसका प्रयोग करना हो, तो क्या करेंगे? आवेश को देखना है और दूरी को देखना है बस, बाकी इतना हमेशा फिक्स रहेगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? अगर यहाँ Q तो आपने Q लिया, यहाँ 2Q तो 2Q लिया, यहाँ 3Q लिया। ये बात क्लियर? अब दिशा देखो क्या हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा कि जो दिशा लगने वाले बल की होगी उस आवेश पर, वही दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। कहने का मतलब यहां पर निकालना चाहें तो यही डायरेक्शन हो जाएगी E की। जो दिशा बल की वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अभी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन, मान लो आपने प्लस Q के स्थान पे माइनस Q ले लिया, तब क्या होगा? मान लीजिए आपने प्लस Q के स्थान पे ले लिया माइनस Q। अब यहां देखो दूसरा केस, यही आवेश जो हमने लिया है प्लस Q, अभी आपने ले लिया कितना? माइनस Q। सेम केस बनाते हैं, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम मानते हैं P, यहां मान लीजिए P मान लिया, यहां पर लेके आते हैं Q नॉट, सेम चीज बिल्कुल। ठीक है, अब बताओ जरा, माइनस Q आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा और दिशा क्या होगी? सेम चीज करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तीव्रता सेम आएगी। आपको यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब जो E का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K का मान 1 लेंगे, अगर हम निर्वात या वायु को मानते हैं तब। ठीक, इंटू में जरा आवेश में देखिएगा, क्योंकि E सदिश राशि है, यहां मैटर करेगा डायरेक्शन, दिशा। प्लस या माइनस में आपको कोई डिफरेंस नहीं करना है, चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q, आपको केवल परिमाण लेना है बस। प्लस Q है तब भी Q लेना है, और अगर माइनस Q है तब भी आपको Q ही लेना है, मतलब यहां पे Q लेना है, और बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर यहां पर प्लस Q आवेश है तब भी आपको यहां प्लस Q लेना है, अगर यहां माइनस Q आवेश है तब भी आपको Q ही लेना है। मतलब प्लस Q या माइनस Q से मतलब नहीं है, आपको केवल उस आवेश का परिमाण लेना है। क्या लेना है? उसका परिमाण, उसकी क्वांटिटी या मात्रा कितनी है वो लेना है। 2Q है तो 2Q लीजिएगा, यहां माइनस 3Q है तो 3Q लीजिएगा, मतलब नेगेटिव से कोई मतलब आपको नहीं है। हाँ, मतलब क्या समझाते हैं आपको, ये तो हो गया इसका भी। अब देखो जरा, यहां डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट लाइन। अगर माइनस Q आवेश रहेगा तो इसका दिशा रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल की दिशा इस बार क्या हो जाएगी? आकर्षण की हो जाएगी। देखो जरा, प्लस प्लस तो दूर भग रहा था तो F हो गया दूर की तरफ, तो E भी हो गया दूर की तरफ, उस आवेश से दूर की तरफ रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो जो दिशा बल की वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहां देखो जरा, यहां ये माइनस, ये क्या होता है? प्लस आपने लिया है यहाँ पे, तो इस बार जो बल है वो हो जाएगा इसी आवेश की तरफ हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कूलाम के नियम से हम जानते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण का बल लगता है, और यहाँ एक प्लस माइनस का है, दूसरा क्या है? प्लस का आवेश है।
तो बल की दिशा चूंकि हो गई तो यही किसकी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी वेक्टर ई की। हमने पढ़ा हुआ है कि भैया जो दिशा बल की होती है वही दिशा ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की भी होती है। तो याद रखिएगा, धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ, कहां पे, दूर की तरफ। ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश की तरफ, मतलब इसमें आउटवर्ड, इसमें इनवर्ड, आवेश से दूर की तरफ, इसमें आवेश की तरफ। याद रहेगा, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर धन आवेश आप लेते हैं और उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का मान तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन जो दिशा आएगी वो हमेशा उस आवेश से दूर की तरफ करना है आपको, उसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में इससे दूर की तरफ कर देना है। लेकिन अगर ऋण आवेश है तो आपको ऋण आवेश की तरफ लेके आना है, मतलब आवेश की तरफ लाना है, इनवर्ड हो जाएगा माइनस क्यू आवेश होने पर। क्यों हो जाएगा, हमने सीख लिया कि भाई यहां पर माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, लगने वाला बल आकर्षण का होगा, मतलब ये संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के निकट आएंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। और हम जानते हैं, अभी अभी हमने 10 बार पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कि जो दिशा लगने वाले बल की होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये फॉर्मूला रट्टा मार लो तुरंत, अभी तुरंत के तुरंत। E इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है। चलो देख लेते हैं इसको भी। ये हमने छल्ला, ठीक है, ये बना दिया, रिंग है ये। इस पर हम मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसको बना दो इस तरह से ताकि आवेश दिया जाए, समझ में आए, है ना। आवेश देना है इसको, हमको क्या देना है, इसको आवेश देना है। ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे ऐसे करके यहां ला दिया, और इसको ऐसे मिला देंगे लाके यहाँ पे। फिर इसको हम दे देंगे धनावेश। कैसा देंगे आवेश, धनावेश। मान लीजिए हमने दे दिया इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है, जो कि पूरी रिंग में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा इस तरीके से, है ना। हेडिंग आप लिख लीजिएगा इसका कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये आप हेडिंग लिख लीजिएगा। मान लेते हैं भैया इसका सेंटर यहां कहीं पे है, मान लिया जाए, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। मान लेते हैं स्मॉल ए है त्रिज्या और ये है इसका सेंटर, ठीक है। सेंटर को मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं, ओ। हमने क्या किया है, एक रिंग लिया, इसको कोई आवेश दिया, मान लीजिए आपने क्यू आवेश दिया, जो कि इस पूरे रिंग पे, इस पूरे वलय पे, छल्ले पे एक समान रूप से वितरित हो गया, फैल गया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक पार्ट लेना है यहाँ पे, मान लो इतना पार्ट आपने लिया इस तरह से, ठीक, इतना पार्ट लिया, और इतने पार्ट का जो आवेश है, क्योंकि आवेश पूरे में वितरित है, तो यहां का जो आवेश है वो मानते हैं डेल्टा क्यू है। कितना मानते हैं, डेल्टा क्यू। दिख रहा है आपको, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। तो इतने का आवेश जो है वो हो जाएगा डेल्टा क्यू। आपने कुल आवेश क्यू दिया है, और इतने पोर्शन का, जो कि बहुत, इसको मान लेते हैं डेल्टा एल, मान लो, कुछ भी मान सकते हो, इतना डिस्टेंस का जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है। और इस तरीके से इतने ही बहुत सारे पार्ट से बना होगा ना, डेल्टा एल, फिर डेल्टा एल, फिर डेल्टा एल, तो बहुत सारे पार्ट डेल्टा एल के इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये पूरा रिंग बन जाएगा। उसमें से एक पार्ट पे हमने आवेश की मात्रा कितनी मान ली है, डेल्टा क्यू, ठीक। अब देखो जरा, इसके केंद्र से, यहां से लेते हैं सेंटर से, ये दिखाई दे रहा सेंटर, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां से देखो भैया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, यहाँ पे, यहां लेते हैं कोई बिंदु P। क्या लेते हैं, कोई बिंदु P। अब हमको इस एक समान रूप से आवेशित वलय या रिंग के कारण उससे, इसको मान लो x दूरी, कितना मान लें, x दूरी, x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला या सूत्र क्या बनेगा, या उसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर इसको आपको लिखना हो तो लिखेंगे, माना कि स्मॉल ए त्रिज्या की एक वलय
या रिंग है जो कि डेल्टा एल अवयव से मिलकर बनी हुई है, मतलब बहुत सारे डेल्टा एल वाले अवयव हैं, सबको जोड़ दोगे तो ये पूरा रिंग बन जाएगा। और एक अवयव पर आवेश की मात्रा कितनी है, डेल्टा क्यू, और दिया गया कुल आवेश कितना है, क्यू, जो कि पूरे वलय पर एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। उसके बाद वलय के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, मान लिया, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात और, जहां पर आपने ये डेल्टा क्यू चार्ज लिया है डेल्टा एल अवयव का, तो वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए r है। कितना मान लें, स्मॉल r। सेम चीज आप नीचे मान लीजिए, जहां पे है ना, इस जगह मान लीजिए, यहाँ पे ये भी आपका डेल्टा एल है और यहाँ जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है। कितना है, डेल्टा क्यू। चलो ये डेल्टा एल समझ लीजिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये वाला, इसको भी आप मान लेते हैं r। कितना मान लिया जाए, r, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, r। वैसे हमको एक की जरूरत पड़ेगी, बाकी की नहीं। अब देखिए, पहले हम दिशा निकाल लेते हैं, फिर लगाएंगे फार्मूला, आसानी से आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां जो आपने चार्ज लिया है डेल्टा क्यू, आपको निकालना है इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा। तो मान के लिए हम जानते हैं फार्मूला, E = 1/4π0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर, वो तो लगा देंगे। लेकिन दिशा क्या होगी, दिशा में हमने पढ़ा है अगर धन आवेश है तो उससे दूर की तरफ, ऋण आवेश है तो उसी की तरफ। तो देखो जरा, आपने धन आवेश लिया है ना इस पे, तो धन आवेश ही होगा। तो जब धन आवेश होगा तो जो भी दिशा आएगी, मान लेते हैं दिशा E1 आती है, तो वो हो जाएगी इस तरह से, इससे दूर की तरफ, ये हो जाएगी वेक्टर E1। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आप लेंगे, लेकिन एक को लेके हमको समझना है, सबके लिए हमको वैसे मान लेना है। क्योंकि किसी भी रिंग से, जैसे रिंग आप यहां रखोगे, ये बिंदु P है, तो उसका हर एक पार्ट उससे सेम या इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जो डिस्टेंस यहाँ r है वो हर पार्ट का डिस्टेंस r ही होगा। आप इसको कल्पना करिए, क्योंकि वो गोल होता है इस टाइप में, जैसा कि मैंने बनाया है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस, जो बिंदु आप लोगे, हर पॉइंट का डिस्टेंस r ही होगा। या इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इमेजिन करिए थोड़ा सा इसको। ठीक, अब देखो जरा, ये आपने लिया r, अब क्या करेंगे आप, E1 दिशा आपने कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही आप यहां लीजिए इस जगह पे, यहां भी निकालेंगे तो कहेंगे सर इसका मान लीजिए E2 हो जाएगा। अभी यहां भी प्लस आवेश है, क्योंकि प्लस आवेश पूरे में फैला है, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो इसका भैया हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा इससे दूर की तरफ, इसी की लाइन में ये हो जाएगा। ये मान लेते हैं E2 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये महत्वपूर्ण लाइन है, जितनी भी तीव्रता यहां पर आएंगी सबका आप कर लेंगे वियोजन। क्या कर लेंगे, वियोजन, क्योंकि सदिश राशि है, यहां निकालना है परिणामी, तो परिणामी से तो निकलेगा नहीं। अदिश अगर होता तो सबको सिंपली ऐड कर लेते, अलजेब्राइक सम कर लेते, आ जाता। लेकिन क्योंकि सदिश राशि हमको यहाँ दिशा से मतलब है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले इसका करना होगा वियोजन। क्या करना होगा, वियोजन। वियोजन करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखो, इस पे को भी हम यहां से हटा दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए, तो देखो जरा, पहले करेंगे E1 का वियोजन, तो एक घटक आएगा E1 का इस तरीके से, इसी की दिशा में, इस लाइन की दिशा में, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा। हम जानते हैं किसी भी सदिश का वियोजन करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो दो घटक होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, जिसमें cos थीटा से गुणा करते हैं, एक होता है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, जिसमें हम sin थीटा से गुणा करते हैं। तो ये हो गया थीटा के साथ मिला हुआ घटक क्षैतिज E1 cos थीटा। दूसरा हो जाएगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इस वाले घटक के, जिसको हम बोलते हैं लंबवत घटक, ये हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। ठीक है, E1 sin थीटा। बिल्कुल ऐसे जब आप इसका वियोजन करेंगे E2 का, इसके भी दो घटक हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहां पे ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 और cos थीटा, क्योंकि थीटा से लगा हुआ घटक रहेगा, ये भी, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, और एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ये
ये आपने सीखा होगा 11th क्लास में अच्छे से। तो ये हो जाएगा वेक्टर E2 और कितना साइन थीटा। इस तरीके से जितने भी अवयव यहां पर हैं पूरे वलय पे पूरे रिंग पे सब के कारण आप निकालेंगे जब यहाँ E का मान, तो सब में दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल और एक आएगा वर्टिकल। देखो लगाते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख रहा हूं मैं डेल्टा क्यू आवेश के कारण, है ना, कहां पे, बिंदु P पे, कहां पे, बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जरा क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर कोई आवेश Q है उससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हमने पढ़ा हुआ है हो जाती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के निर्वात वायु माना है, के का मान 1 हो जाएगा, और इंटू में आवेश, आवेश कितना है डेल्टा Q, बटे बीच की दूरी ज्यादा हो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मात्रक लिखो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, आप वलय पे कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी अवयव ले लो, सब में आवेश डेल्टा एल सबका लेंथ रहेगा और सब में आवेश की मात्रा आपको डेल्टा क्यू मानना, क्योंकि आपने इक्वल माना है। तो सब में देखिए डेल्टा क्यू रहेगा और बटे में किसी भी पार्ट की आप दूरी निकालोगे यहां से, चाहे यहां लो आप, चाहे यहां लो आप, चाहे यहां कोई भी अवयव ले लो, हर बार दूरी कितनी आएगी, आर ही आएगी, हर बार दूरी कितनी आएगी, इक्वल आएगी, जिसको हमने कितना मान लिया है आर। तो समझ गए। अब इसको देखते हैं, देखो जरा इधर, अभी हमने क्या माना है, जो ये वाला घटक लिया है आपने डेल्टा एल, इसकी वजह से माना है तीव्रता E1 है, वेक्टर E1, यहां माना वेक्टर E2। तो ऐसे आप बहुत सारे अवयव लेंगे और सभी की वजह से निकाल लेंगे यहाँ पर तीव्रता का मान और दिशा निकाल लेंगे। तो E1 E2 E3 डॉट मानते जाएंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि जितने भी पार्ट यहाँ पर हैं सभी पे आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है और सभी की दूरी यहाँ पर P से कितनी है, R है सभी की। तो हर केस में आप क्या देखेंगे, जो E1 का मान आएगा वही परिमाण आएगा E2 का, और वही परिमाण आएगा E3 का, और वही परिमाण आएगा E4 का, डॉट डॉट डॉट। जितने भी पार्ट आप यहां बनाओगे E के, E1 E2 E3 E4, जो कि अवयव डेल्टा एल अलग अलग दिखा दोगे इस तरह से, और सब की वजह से निकालोगे यहां पर तीव्रता का मान या दिशा निकालोगे। तो मान निकालेंगे तो सबका मान इतना आएगा, सबका मान इक्वल आएगा टोटल। वो मान किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा क्यू अपन आर का स्क्वायर। सबका परिमाण इतना होगा, तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं डॉट 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 इज इक्वल टू, इन सब का परिमाण आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डेल्टा क्यू और बटे में आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, मतलब सबका परिमाण इतना ही रहेगा। अब बात आती है परिणामी निकालने की। जब आप निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी के लिए हमको देखना है जितनी भी तीव्रता यहां पर है, जितनी एक ही डायरेक्शन में है उनको ऐड कर लेना है, और अगर अपोजिट में है और इक्वल है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, निरस्त या कैंसिल आउट। हमने अभी बताया आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, ऐसे जितने भी मान बनेंगे यहाँ E1 E2 E3 E4, क्योंकि सब का मान किसके बराबर है, E के बराबर है, सब का मान मतलब कितने बराबर रहेगा। तो आप इसके स्थान पे केवल E पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप A लिखिए, चाहे तो हम यहाँ डेल्टा E लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेल्टा क्यू है तो तीव्रता आप डेल्टा E मान लीजिए, तो यहाँ भी डेल्टा E मान लीजिए आप, ठीक है, और यहां भी डेल्टा E मान लीजिए, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें दिक्कत ना हो। हर कहीं आपको लेना है डेल्टा E, E1 E2 नहीं लीजिएगा, क्योंकि सब की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा E, यहां भी क्या हो जाएगा, डेल्टा E, और यहां पर क्या था ये, इस जगह पे यहां हो जाएगा डेल्टा E। अभी देखो जरा,
अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी तीव्रता यहाँ पर हैं सबके दो घटक हमने बनाया, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो सारे एक दूसरे के बराबर भी हैं और विपरीत में हैं। देखो एक जाएगा इधर, एक जाएगा नीचे। अब इसी तरीके से एक जाएगा, मान लीजिए इधर, देखिए इसमें मैं आपको समझाता हूँ चौक से। देखो ये मान लो एक दिशा डायरेक्शन है एक तीव्रता की, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला ना, एक जाएगा इधर की तरफ, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पर, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक, अगर मान लो थोड़ा और घुमाएं इसको, जैसे हम अभी यहाँ बिंदु लिए यहाँ, अब मान लो यहाँ लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, अभी भी रहेगा विपरीत, फिर घूम के ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं, ऊर्ध्व घटक हैं, वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका काम खत्म। बात क्या बचेगी, केवल क्षैतिज वाला। तो वो क्या होगा वो भी देख लो जरा। जितने भी घटक रहेंगे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वो सब एक ही दिशा में आ जाएंगे। इस तरह से देखो, इसका भी ये डायरेक्शन आ गया, इसका दूसरे वाले का भी, तीसरे वाला का भी, सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे एक ही दिशा में। तो जब परिणामी निकालिएगा, क्योंकि सब एक ही दिशा में है ना, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे। यही इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। और दिशा तो आपको दिखे गया है, दिशा क्या हो जाएगा, ओपी से दूर की तरफ या ओपी के अनुदिश दूर की तरफ, ये तो हो जाएगा। तो परिमाण निकालो जरा, तो परिमाण हो जाएगा हमारा अतः। तो यहां बात लिखना है आपको, क्या लिखना है, चूंकि सभी ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता केवल सभी क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। सबको जोड़ लो, आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसको जरा, तो क्या आ जाएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी E बराबर, क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा डेल्टा E cos थीटा सबका, मतलब जोड़ का मतलब होता है सिग्मा ना, सब में इतना ही है, सिग्मा डेल्टा E और कितना cos थीटा। पहले पुट कर दो जरा, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा ये cos थीटा बाहर कर लो, कि पहले वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी कितनी है, ये निकाला है आपने, कितना है, ये हो जाएगा सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में यहां पर आ जाएगा डेल्टा क्यू, अपान में आर स्क्वायर, गुणे में कितना cos थीटा। के बाद देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये आगे इसको सॉल्व करेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा ये और ये बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में ऊपर है cos थीटा और बटे में कितना है r का स्क्वायर, तो लिखा हमने r का स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा कितना है डेल्टा क्यू। अब यहां एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, डेल्टा क्यू क्या है, इस वलय के एक छोटे से अवयव डेल्टा एल पर आवेश की मात्रा, अगर आपने इसका सिग्मा कर दिया, मतलब जितने भी आवेश यहां पर हैं सबका आपको जोड़ लिखना है। तो बताइए कुल आपने कितना आवेश यहां पर दिया था, क्यू आवेश दिया था, कितना दिया था, क्यू आवेश, तो इसके स्थान पे हो जाएगा क्यू। तो आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है cos थीटा, बटे में है r का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा q, इनटू में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम और करना है, हमको cos थीटा का मान निकाल के रख देना है, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, cos थीटा निकालो जरा से, ये है हमारा थीटा, है ना, ये क्या है, ये है थीटा, तो निकाल के बताओ जरा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, याद है ना, 9th का 10th का 11th में पढ़ा होगा आपने त्रिकोणमिति में। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कहां बताया जाए, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण।
आपने 9th में 10th में बेहतर ढंग से पढ़ा है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार तो कितना बेटा, x है, कर्ण कितना है r, तो हो गया x बटे में r, ठीक। और साथ साथ में हम यहाँ से x का मान निकालेंगे r के पदों में, तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, नहीं r का मान निकालेंगे x के पदों में, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, r क्या है, कर्ण है ना, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है कितना, x का वर्ग प्लस a का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये तो होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से r के वैल्यू निकालो, r स्क्वायर हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर कितना, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब इस मान को, दोनों मान को यहाँ पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा a इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में cos थीटा का मान कितना बताया आपने, x बटे में r, तो ये हो जाएगा x बटे में r, तो यहाँ हो जाएगा r का क्यूब। देखो जरा, एक और स्क्वायर ऑलरेडी था, एक r और आएगा तो r का स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ क्यूब, तो क्यूब को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो आ गया क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x बाई r का स्क्वायर। अब देखो जरा, r का मान पुट करते हैं, ये रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्यू एक्स, कितना हो जाएगा, क्यू एक्स बटे में r की वैल्यू पुट करना है कितना, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। अभी ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर रूट है और वहां पर पावर 3 है, तो हो जाएगा ये घात में 3 बटे में 2, बता रहा हूं कैसे, ठीक। ये हो गया आपका मेन फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे आया देखो जरा, वहां पे हमारे पास ये था, यहां देखो जरा, ये r क्यूब था ना, तो r क्यूब r का मान ये पुट करिए, तो कितना है r का मान, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का घात 3, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो देखो जरा भैया, यहाँ कर दो 1/2, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका पावर 1/2 का पावर 3, तो आ जाएगा 3/2, ये हो गया r क्यूब का मान, ठीक है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, ये बन गया आपका इतना न्यूटन प्रति कूलम। इतनी तीव्रता आएगी किसी वलय के केंद्र से x मीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी एक काम और बचा हुआ है कि हम निकालेंगे कुछ पोजीशन के बारे में, कि एक बार आपने यहाँ पर लिया, एक बार आपको लेना है इस वाले बिंदु को यहाँ पे, इसके सेंटर O पे, और एक बार बहुत दूर, दो पोजीशन पे चेक करना है कि E का मान कितना आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं, ठीक है। ये था हमारा वलय के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P था, जहां पर हमने निकाला कि छिद्र की तीव्रता का मान इतना आएगा। अब अगर आप मान लीजिए कि ये बिंदु P कहां पर आ जाए, सेंटर पर आ जाए यहाँ पे, तब तीव्रता का मान क्या होगा। अब मुझे बताइए, अगर बिंदु P सेंटर पे आता है तो ये डिस्टेंस जो O से लेकर P तक की x माना है, इसको आप उठा के यहां कर दीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला जो हमारा कंडीशन है, कहां मानेंगे हम, केंद्र पे, कहां पे, केंद्र पे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप पुट करिए, ये में कितना आ जाएगा, जरा देखो, यहाँ पुट करोगे 0 ना आप इस जगह पे, तो की इंटू 0, बाकी मान चाहे जो भी आए, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया सारा, क्या हो जाएगा, अंडा 0 0 बटे सन्नाटा, है ना, ये आ गया, ठीक है। दूसरा हम मानते हैं कि ये पॉइंट बहुत दूर है, मतलब x का मान बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, a की तुलना में, मतलब x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, मतलब जो दूरी है केंद्र से बिंदु P की, जहां पर आपको क्षेत्र का मान निकालना है वो बहुत दूर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, a स्क्वायर को पुट कर देंगे 0 के बराबर। कितना पुट कर देंगे, इसी फार्मूले में, क्योंकि a मान छोटा है x की तुलना में,
और छोटे मान को और छोटा करें, जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब इस केस में ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जरा पुट करो यहाँ, तो आ जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू एक्स बटे में, यहाँ पुट करना है 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू ये e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ऊपर क्यू एक्स आएगा, लेकिन हाँ ठीक है क्यू एक्स आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ध्यान दो जरा, यहाँ घात 1 यहाँ घात 3, एक कट जाएगा ना, तो नीचे बचेगा स्क्वायर, तो आ गया e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बाई में एक्स का स्क्वायर। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है यहाँ पे, देखिएगा ये आया इस वलय के केंद्र O से बहुत दूर स्थित किसी बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का मान। और मुझे बताओ, अगर मान लो हम कोई पॉइंट चार्ज मानते, हमने यहाँ वलय लिया है ना, वलय ना लेके रिंग ना लेके कोई पॉइंट चार्ज मानते, मान लो प्लस क्यू, और इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते, तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर तीव्रता का मान कितना आता। तो अभी अभी पढ़ा है सर, कहते हैं आप कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज, इसका जो परिमाण है Q है, तो Q बटे बीच की दूरी, मान लो हम यहाँ x मान लेते हैं क्योंकि x के पदों में है x दूरी है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ध्यान दो दोनों पे जरा, ये था किसी रिंग या वलय के कारण उससे बहुत दूर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता का मान, और ये है पॉइंट चार्ज, दोनों का सेम आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बिंदु बहुत दूर है तो एक रिंग बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज होता है, बिल्कुल उसी तरह ये पूरी रिंग बिहेव करेगी। किसके लिए, क्षेत्र की तीव्रता के लिए। दोनों का मान क्या आएगा, सेम। रिंग वाला, रिंग जो लिया है आपने, इसकी वजह से तीव्रता का मान, और पॉइंट चार्ज की वजह से तीव्रता का मान, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और जो कि नोट कर लेना है बस आपको, मान लो आ जाए कि कोई रिंग एक समान रूप से आवेशित है, तो बताओ उसके सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्तम मान कहां पर होगा। तो याद कर लीजिए, x बराबर, मैं यहां लिखे तरह से नोट कर लीजिएगा, ये यहां पे महत्तम मान मैक्सिमम E, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, मतलब x का मान a/√2 लेना है, चाहे रिंग के राइट में और चाहे रिंग के लेफ्ट में। a/√2 डिस्टेंस पे E का मान महत्तम होगा, सबसे मैक्सिमम मान E का कहां पर होगा, सेंटर से प्लस a/√2 या माइनस a/√2। जब आप जाएंगे दाएं साइड तो प्लस a/√2, जब आप जाएंगे बाएं साइड तो माइनस a/√2, मतलब दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव क्या होता है, और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसके अक्ष में और निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।